अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है खूनी कहावत एपिसोड नंबर 5। शुक्रिया, माफ़ करना, हमने आपका काफ़ी वक्त ज़ाया किया है, मेजर संग्राम सिंह ने कहा। और जब वो मंदिर से काफ़ी दूर निकल आए तो मेजर संग्राम ने एक पत्थर पर बैठकर नया सिगरेट सुलगाया और नाक से धुआं निकालते हुए उसने फरते जज्बात से कहा, इस हवेली से बाहर निकलना बहुत मुफीद साबित हुआ है। ऐसे मालूम होता है कि आपको कुछ सुराग मिल गया है। प्रदीप ने कहा, उसे सुराग तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक धुंधली सी किरण ज़रूर मिल गई है। धुंधली सी किरण वो क्या है? प्रदीप, जो कुछ मैंने सुना है तुमने भी सुना, जो कुछ मैंने देखा है तुमने भी देखा। ये दुनिया एक गोरख धंधा है, हादसों और इत्तफाकात का मजमूआ है। बाद औक़ात ऐसी बातें ज़हूर में आती हैं कि आदमी दंग रह जाता है। वो जो कुछ देखता है सुनता है उस पर यकीन नहीं आता। कहीं आप भी ख़ानदानी बददुआ पर यकीन तो नहीं ले आए हैं? यकीन किया तो मैं उस पर ईमान ले आया हूँ। मेरा मतलब है कि बददुआ गोश्त पोश्त के इंसान की बदौलत बरकरार रहती है। मैं परियों की कहानी पर एतकाद नहीं रखता। जादूगरों का दौर ख़त्म हो चुका है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भीमदेव ख़ानदान और ठाकुर ख़ानदान में जो झगड़ा बरसों पहले शुरू हुआ था, या सोनू भीमदेव की मौत से शुरू हुआ था, अब भी जारी है। ये झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ, आज के दौर में भी ख़त्म नहीं हुआ, नहीं, आज भी जारी है। इसका मतलब तो ये हुआ कि उन दोनों ख़ानदानों के अफराद ने अपनी पुरानी दुश्मनी को कभी फरामोश नहीं किया। हाँ, बलराम सिंह की मौत यही साबित करती है। अब तो ये भी साबित हो चुका है कि उसकी मौत कत्ल की वारदात थी और बलराम सिंह को मालूम था कि उसे एक रोज़ कत्ल कर दिया जाएगा। ठाकर वीर सिंह भी बेवकूफ़ नहीं है और उनको भी यकीन है कि एक ना एक दिन उनका भी यही अंजाम होगा जो उसके भाई का हुआ। यही वजह है कि वो हमारे पास आए। सबूत की कमी के बायस वो पुलिस से ये बात नहीं कर सकते थे और उनकी जान की हिफाजत की जाए। और अगर वो इस किस्म की दरख्वास्त करते तो उनको यह हदायत की जाती कि वो किसी ऐसे डॉक्टर से जाकर मिलें जो नफ्सियाती इलाज करता है। मेजर ने सिगरेट का लंबा कश लगाते हुए कहा, आप हैरत अंगेज इंकशाफ कर रहे हैं। मैं आपकी बातें बड़ी तवज्जो से सुन रहा हूँ। प्रदीप ने कहा, अब मैं वसूख से कह सकता हूँ कि भीम देवकर ख़ानदान ठाकर ख़ानदान के हाथों पहले ही जख्म खुर्दा था। सोनू देवकर को ठाकर ख़ानदान के किसी फर्द ने हलाक किया था। जब उस ख़ानदान की जायदाद हड़प कर ली गई तो उसका जख्म ताज़ा हो गया। ना सिर्फ जख्म ताज़ा हुआ बल्कि उसने जलती पर तेल का काम किया। देवकर ख़ानदान ने पर तकिया की होगी कि वो ठाकुर ख़ानदान का नामो निशान मिटा देगा। उन्होंने ठाकुर ख़ानदान को एक ख़त भेजा जिसमें बददुआ दर्ज थी और उस दिन थे। देवकर ख़ानदान उस बददुआ को पाया तकमील तक पहुंचाना चाहता है और देवकर ख़ानदान का बुजुर्ग अपने बेटे को मरते हुए हिदायत कर जाता होगा और शायद अपने बेटों से वचन भी लेता होगा कि बदले का ख्याल कभी तर्क ना करें। इंसान जैसा जालिम कोई नहीं है जो नस्ल दल नस्ल इंतकाम ले सकता है और सदियों तक इंतकाम की आग को रोशन रख सकता है। मेजर संग्राम सांस लेने के लिए रुका। आपकी बात पर यकीन नहीं आता। ज़माना बदलता है, तहजीब तरक्की करती है। ऐसा वक्त भी तो आता है जब इंसान का दिल बदल जाता है, फितरत बदल जाती है। ये क्यों कर हो सकता है कि व्यूकर ख़ानदान का किसी भी नस्ल के दिलो दिमाग ना बदलते? कोई नस्ल तो ऐसी हो सकती है जो कत्ल के इस जुर्म से तौबा कर सकती थी। तुम्हारा सवाल माकूल है, लेकिन एक बात को तुम भूल जाते हो। व्यूकर ख़ानदान का एक मुंतकिम मजाज शख्स सवी तो अभी दुनिया अपने ख़ानदान को एक बददुआ से दे सकता था कि अगर उसने इंतकाम के जज्बे को तर्क कर दिया तो वह तबाह हो जाएगा। हो सकता है, लेकिन एक और बात समझ में नहीं आती कि व्यूकर ख़ानदान की हर नस्ल इतनी ज़हीन थी कि वो कत्ल की वारदात को हर दफ़ा एक हादसा बना सकती। प्रदीप ने पूछा, तुम नहीं जानते कातलों ने बददुआ से वाबस्ता तो अहम परस्ती का फ़ायदा उठाया।
मेजर ने सिगरेट का टुकड़ा दूर फेंकते हुए कहा, आपने अपने दलाल की इमारत किस बुनियाद पर कायम की है? बूढ़े किसान की बताई हुई बात पर तुम्हें याद होगा कि जब ठाकर साहब की हवेली के उस कमरे में बड़ा संदूक खोला गया था तो उससे एक लिफाफा बरामद हुआ था जिस पर व्यूकर खानदान का निशान था। एक रथा और एक पहिया और पहिए के अंदर 3 मछलियां। और अब उस बूढ़े किसान ने बताया कि मंदिर के पास कोठरी में सोनू व्यूकर की एक मूर्ति है जिसके हाथ की ढाल पर खानदान का निशान है, रथ का पहिया और 3 सितारे। ठाकुर साहब जिनको मछलियां कहते हैं, बूढ़ा किसान उसको सितारे बता रहा था। तुम्हें शायद ये भी याद होगा कि बलराम सिंह ने मरते हुए अपने छोटे भाई को यूं खबरदार किया था, वीर सिंह 3 सितारों से होशियार रहना, अब तुम सारी कड़ियां खुद ही जोड़ सकते हो। ओहो, और प्रदीप के मुंह से निकला और उसने तहजीन अमीद निगाहों से मेजर संग्राम सिंह की तरफ देखते हुए कहा, मैं आपकी जहानत का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्या व्यूकर खानदान के कुछ लोग इस इलाके में भी रहते हैं? हमें उसका पता लगाना होगा, शायद ठाकर वीर सिंह इसके बारे में कुछ जानते हों। मेजर संग्राम सिंह ने पत्थर पर से उठते हुए कहा, आओ चलें। दोपहर के खाने के बाद मेजर संग्राम सिंह ने कहा कि ठाकुर साहब से पूछा, क्या इस इलाके में व्यूकर खानदान के कुछ लोग रहते हैं? बिल्कुल नहीं, ठाकर वीर सिंह ने जवाब दिया, और इस इलाके में दूर दूर तक आपको व्यूकर खानदान का कोई फर्द नहीं मिलेगा। दरअसल वो लोग अपनी आन के बहुत पक्के थे। इस इलाके में उन्होंने तौहीन और नदामत गवारा की थी, इसलिए वो इसे हमेशा के लिए खैर बात कहकर चले गए थे। उनको एक और खौफ भी था कि अगर वो इस इलाके में रहे तो मज़ीद तौहीन गवारा करनी पड़ेगी। और मेजर ने कुछ सोचते हुए कहा, आपने अपने ख़ानदान की हमें सिर्फ ये कहानी सुनाई है कि किस तरह आपके बुज़ुर्ग हादसे का शिकार होते रहे जो दरअसल हादसा नहीं थे, यानी वो कत्ल की वारदातें थी। हम आपके भाई की मौत से भी साबित कर चुके हैं कि आपके भाई की मौत हादसा नहीं, कत्ल की वारदात थी। आप आखिर पूछना क्या चाहते हैं? ठाकुर साहब ने कहा, मैं आपके ख़ानदान के कुछ और हालात जानना चाहता हूँ। आपके ख़ानदान के सरबराह बुज़ुर्ग को जब हलाक कर दिया जाता था, या यूँ कहिए कि उसे कोई हादसा पेश आ जाता था, तो औरतों पर क्या गुजरती थी, उनका रद्द अमल क्या होता था? ठाकर कुछ सोच में पड़ गए और फिर उन्होंने बड़े उदास लहजे में कहा, मेरे ख़ानदान की सारी कहानी बहुत दुख भरी है। मैंने उसकी चंद तफसीलात जानबूझकर आपसे छुपाई थी। हर फर्द और हर ख़ानदान के अफसाने में कुछ जज़ियात ऐसी होती हैं कि जिनको अफशा करना मुनासिब नहीं होता, लेकिन चूँकि आप बड़े खलूस से मेरी मदद कर रहे हैं, इसलिए आपको अपने ख़ानदान के एक कमज़ोर पहलू से आगाह करते हुए शर्म महसूस नहीं करूँगा। अगर आप हमें तारीकी में रखेंगे तो हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। चंद वाक़यात ऐसे होते हैं जो हकीकत पर से पर्दा उठा देते हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं आपके ख़ानदान की ट्रेजेडी तक पहुँच चुका हूँ, और अब मुझे उस बिखरी और बीच में से कई कटी हुई कहानी को जोड़ने के लिए चंद कड़ियाँ चाहिए। आप हमसे कुछ छुपाने की कोशिश करेंगे तो वो हादसा आप पर भी गुजर जाएगा। हम कत्ल की वारदात करार दे चुके हैं। मेजर संग्राम ने फिर अपनी बात पर जोर दिया। ठाकुर साहब ने उसी उदासी के साथ कहा, अपने ख़ानदान के जिस कदर हालात मुझे मालूम हैं, जब मैं उन पर गौर करता हूं तो कलेजा थाम कर रह जाता हूं। सबसे ज़्यादा दुख मेरे ख़ानदान की औरतों को बर्दाश्त करना पड़ा। उनको ना सिर्फ अपने शोहरों से महरूम होना पड़ा बल्कि अपने बड़े बेटों से भी। और उस दुख का भयानक पहलू ये था कि जिस औरत के यहाँ बेटे ज़्यादा पैदा होते थे वो अक्सर लापता हो जाती थी। लापता हो जाती थी? मेजर ने हैरत से पूछा। जी हाँ, वो औरत लापता हो जाती थी। हमारे ख़ानदान की औरतें हवेली से बहुत कम बाहर निकला करती थी। दरअसल उनको बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, और उस पर भी वो हवेली के आसपास लापता हो जाती। उनकी तलाश के लिए बहुत दूर धोप की जाती, जो बेसूद साबित हुई। मेरे बुज़ुर्ग ये समझते थे कि वो रंजो आलम की ताब ना लाते हुए फ़रार हो जाया करती होंगी। और फिर मेरे ख़ानदान में एक ऐसा वक्त भी आया जब कोई भी हमारे ख़ानदान के मर्द से अपनी बेटी ब्याहने के लिए तैयार नहीं होता था। ओहो, और मेजर के मुंह से निकला। और साहब, अगर कि इस इंकशाफ ने सबसे गहरी खामोशी ताड़ कर दी और माहौल की अफसरदगी में इजाफा हो गया। शाम के धुंधलके फैलने लगे। मेजर संग्राम सिंह, पूर्णा और प्रदीप
बाहर टहलने लगे। संग्राम सिंह का कुत्ता भी उनके साथ था। मेजर संग्राम ने प्रदीप से कहा कि प्रदीप, क्या तुम जानवरों या परिंदों की नकल उतार सकते हो? क्या मतलब? प्रदीप ने पूछा। क्या तुम मुंह से गिद्ध की आवाज़ निकाल सकते हो? मैंने कभी ये मशक नहीं की। क्या कोशिश कर सकते हो? कोशिश तो किसी बात के लिए भी की जा सकती है, तो फिर गिद्ध की आवाज़ की नकल उतारने की कोशिश करो। प्रदीप ने 2-3 बार कोशिश की। मेजर नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, अभी बात नहीं बनी, कोशिश जारी रखो। प्रदीप ने फिर 2-3 बार कोशिश की। मेजर ने असबात में सर हिलाते हुए कहा, अब कुछ बात बन गई है। और उसके बाद मेजर ने अपने डाग को पहले से पकड़ लिया और उसका मुंह प्रदीप की तरफ उठा दिया, जो अभी तक गिद्ध की मुंह से आवाज़ निकालने में मसरूफ़ था। पहल तो कुत्ते की समझ में भी ना आया कि मेजर उसे क्या कहना चाहता है। बिल आखिर वो समझ गया और प्रदीप के मुंह से निकलने वाली आवाज़ को गौर से सुनने लगा। कुत्ते ने 2-3 बार गिद्ध की आवाज़ सुनी और फिर ज़ोर से भौंका। मेजर संग्राम ने उसे उसकी पीठ पर थपकी देते हुए छोड़ दिया और बोला, अब मैं मुतमिन हो गया हूँ कि अगर कोई क्रोकोडाइल समझ गया है कि मैं उसे क्या चाहता हूँ। अब आओ वापस चलें, और मैं सिर्फ इसी मकसद के लिए आपको यहाँ तक लाया था। कल रात जिस चोर का इंतज़ार कर रहे थे वो नहीं आया था। हो सकता है कि वो आज रात आए, और इसके लिए आज रात पूर्णा और प्रदीप को ज़्यादा चौकस रहना होगा। और ये कहकर मेजर संग्राम सिंह ने हवेली की तरफ कदम बढ़ाए, और जब वो हवेली में पहुंचे तो नाना राय और ठाकुर साहब आपस में घुल मिलकर बातें कर रहे थे। रात के खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। मेजर संग्राम ने सबसे पहले अपने पलंग के सरहाने तपाई पर पड़ी हुई किताब का मुआयना किया। उसके गिर्द धागा बेदस्तूर लिपटा हुआ था, और उस तरफ से इत्मीनान कर लेने के बाद मेजर संग्राम हवेली के अकब में आया और उसने क्रोकोडाइल को जंजीर से खोलकर उस कमरे का रुख किया जिसकी खिड़कियों से धागा बांध दिया था और जिसके अंदर दस्तावेजात का संदूक पड़ा था। उसने क्रोकोडाइल को उस पेड़ के पास छोड़ दिया जो उसके कमरे की खिड़कियों तक पहुंचता था। क्रोकोडाइल को पहरा देने की ड्यूटी सौंपकर वो वापस आ गया। पूर्णा उस कमरे में आ बैठी थी। आज तुम्हें सिपाही की तरह वर्दी पहनकर सोना होगा। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि आज रात वो ज़रूर आएगा, इसलिए कि उसे मालूम हो चुका है कि ठाकुर वीर सिंह को शक गुजरने लगा है कि उसके भाई की मौत हादसे से नहीं हुई। अगर चोर कातिल भी हुआ तो वो तेजी से कदम उठाने पर मजबूर होगा। जाओ जाकर ऐसा लिबास पहन लो जिससे तुम्हारी नकलो हरकत में कोई रुकावट पैदा ना हो। पूर्णा अपने कमरे में चली गई। मेजर संग्राम सिंह काफ़ी रात गए तक जागता रहा और वो कभी कभी पूर्णा को भी आवाज़ देता। पूर्णा को बेदार पाकर वो मुतमिन हो जाता। रात के 2 बजे उसकी आंख लग गई। पूर्णा भी शायद सो चुकी थी और कहीं दूर से गिद्ध के चीखने की आवाज़ सुनाई दी, जिस पर मेजर के कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई। मेजर हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ और उसने पूर्णा के कमरे की तरफ देखा, जो हाथ में टार्च लिए बीच के दरवाजे में खड़ी हो चुकी थी। मेजर संग्राम मुस्कुरा दिया और फिर उसने महसूस किया कि क्रोकोडाइल के भौंकने की आवाज़ भी दूर से आ रही है, और इसका मतलब है कि क्रोकोडाइल उस गिद्ध या किसी गिद्धनुमा इंसान का पीछा कर रहा था। मेजर अभी ये सोच ही रहा था कि उसे क्या कदम उठाना चाहिए कि उसके पलंग के सरहाने पड़ी हुई तपाई पर रखी किताब गिर पड़ी। मेजर संग्राम सिंह तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। पूर्णा उसके पीछे थी। मेजर ने प्रदीप के कमरे पर जाकर दस्तक दी और कहा, प्रदीप उठो। नाना राय अपने कमरे में वापस आ गया था और ठाकुर साहब भी उधर आ रहे थे। मेजर संग्राम सिंह ने नाना राय से कहा, आप ठाकुर साहब के पास रहिए, हमारे पीछे आने की कोशिश ना कीजिएगा। मेजर, पूर्णा और प्रदीप उस कमरे की तरफ बढ़े जिसमें ठाकुर खानदान की दस्तावेजात का संदूक पड़ा था। उस कमरे का दरवाज़ा इस तरह बंद रखा गया था कि ज़रा सा दबाव डालने पर खुल जाए। मेजर कमरे में दाखिल हुआ। पूर्णा ने टार्च जला दी। कमरा खाली पड़ा था। दफतन मेजर की निगाह ऊपर खिड़की पर पड़ी। उस खिड़की में किसी की 2 टांगें नजर आईं। कोई उस खिड़की में से बाहर कूदने की कोशिश कर रहा था। दस्तावेजात का संदूक इतना बड़ा और ऊंचा था कि कोई भी उस खिड़की के रास्ते कमरे में आसानी से उतर सकता था और आसानी से उस खिड़की के रास्ते बाहर जा सकता था। मेजर दौड़कर संदूक पर चढ़ गया, लेकिन इतने में खिड़की के रास्ते बाहर जाने वाला शख्स शायद पेड़ तक पहुंचकर नीचे कूद चुका था और मेजर भी खिड़की में हाथ डालकर उसमें से बाहर निकल गया।
दरख्त से जमीन पर उसके धम से गिरने की आवाज़ आई। पूर्णा दरवाजे की तरफ बढ़ी ताकि कमरे के अकब में जाकर मेजर का साथ दे सके। मेजर ने अंधेरे में एक सफ़ेद साया जंगल में दौड़ता हुआ देखा और उसने भी अपनी रफ्तार तेज़ कर दी और उसने मुड़कर देखा। पूर्णा टार्च लिए हुए उसके पीछे आ रही थी और उसके पीछे प्रदीप भी था। मेजर 400 गज की दौड़ में हमेशा अव्वल आया करता था। उसे यकीन था कि वह चोर को 5 मिनट में जा लेगा। ऐसा ही हुआ। फिर अंधेरे में संग्राम सिंह ने ऐसी आवाज़ सुनी जो न्याम से तलवार खींचने पर पैदा होती है। मेजर एक लम्हे के लिए रुक गया। उसे मालूम हो चुका था कि चोर तलवार से मसला है। मेजर नहता था, मगर उसे ये गुर अच्छी तरह आता था कि नहता होने के बावजूद तलवार से मसला शख्स का मुकाबला किस तरह किया जाता है। और उसने अपने हवास मजमा किए और चोर की तरफ बढ़ा जो तलवार सोनते खड़ा था। वो चोर ग्रांडियर शख्स था और उसने मेजर पर लगातार 3 वार किए और मेजर बला की फुर्ती से उनके तीनों वार खाली कर चुका था। और उस ग्रांडियर शख्स ने देखा कि उसे बला के फुर्तीले दुश्मन से साबका पड़ा है, तो वो भाग खड़ा हुआ। मेजर भी उस शख्स के इरादों से अच्छी तरह आगाह हो चुका था। चोर एक अच्छा शमशीर जन था और उस वक़्त उसका पीछा करना खतरनाक साबित हो सकता था। वो रुक गया और उतने में पूर्णा और प्रदीप भी वहां पहुंच गया। पूर्णा ने टार्च की रोशनी दूर तक फेंकी। मेजर उस रोशनी में उस ग्रांडियर शख्स को दौड़ते हुए देखता रहा। वो चोर एक बांका सिपाही नजर आया और उसने पुराने ज़माने का जंगी लिबास पहन रखा था। सर पर रस्सियों की तरह बनी हुई पगड़ी, कमर में पीले रंग का पटा और बदन पर लंबा और कसा हुआ कुर्ता था और जिसके दामन पर गोटा लगा हुआ था और वो गोटा टार्च की रोशनी में झलमिला रहा था। चोर ने पूरी हुआ पाजामा पहन रखा था और उसके पैरों में तिल्लेदार जूती थी। प्रदीप के हाथ में पिस्तौल था और वो शर्त बांध रहा था कि मेजर प्रदीप के हाथों से पिस्तौल छीन लिया। प्रदीप, बादुकात तुम्हारी हमाकत मुझे बहुत महंगी पड़ती है। मेजर ने पिस्तौल मजबूती से हाथ में पकड़ते हुए पूर्णा के हाथ से टार्च भी छीन ली और बोला, तुम दोनों मेरा इंतज़ार करो। मेरा ख्याल है कि मैं अब भी उस चोर को 300 गज से ज़्यादा दूर नहीं निकलने दूंगा। ये कहकर मेजर इस तरह दौड़ने लगा जैसे बंदूक से गोली निकलती है। पूर्णा और प्रदीप अंधेरे में खड़े थे। मेजर और चोर के दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ के सिवा कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। चंद लम्हों के बाद वो दूर से क्रोकोडाइल के भौंकने की आवाज़ आई। क्रोकोडाइल, प्रदीप ने ज़ोर से पुकार कर कहा और 2 मिनट के बाद क्रोकोडाइल उनके पास आ गया। 15 मिनट के बाद मेजर संग्राम भी वापस आ गया। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। कुत्ता मेजर की पतलून दांतों से भींचकर पीछे की तरफ धकेलने लगा। और फिर तुम जहाँ ले चलोगे बेटा, तुम जहाँ ले चलोगे वहीं चलेंगे, मुझे ज़रा दम तो लेने दो, मेजर ने क्रोकोडाइल की पीठ पर थपकते हुए कहा। हमने गोली चलने की आवाज़ नहीं सुनी। क्या चोर आपके हाथ से निकल गया? प्रदीप ने पूछा। हाँ, ऐसे मालूम होता है जैसे धरती में समा गया, मेजर ने कहा। आपने उस पर गोली क्यों नहीं चलाई? प्रदीप ने दोबारा सवाल किया। मैं कातिल को जिंदा पकड़ने का कायल हूँ, सिर्फ मजबूरी की हालत में गोली चलाता हूँ, मेजर ने कहा और क्रोकोडाइल की दुम पकड़कर उसे आगे की तरफ धकेलने लगा और बोला, चलो बेटा, हमें कहाँ ले जाना चाहते हो? कुत्ता दुम हिलाता हुआ उनके आगे चल पड़ा और अभी उन्होंने आधे मील का फासला तय किया होगा कि कुत्ता एक पत्थर के पास जाकर रुक गया और ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। वो अपने नथनों से कुछ सूंघने की कोशिश कर रहा था। मेजर ने टार्च जलाकर ज़मीन पर पाँव पटक कर इर्द गिर्द पेश का जायजा लिया और उसके बाद उसने बड़े पत्थर को हटाने की कोशिश की। वो पत्थर अपनी जगह से हिला नहीं। मेजर ने प्रदीप की मदद हासिल की। पत्थर को उस जगह से हटा दिया गया। पत्थर के नीचे भी कुछ नहीं था। कुत्ता उस ज़मीन को बराबर सूंघ रहा था। मेजर ने जेब से पेंसिल निकाली और उस पत्थर पर निशान लगा दिया। आओ अब वापस चलें। ऐसे मालूम होता है कि हमारी आज की मुहिम बुरी तरह नाकाम रही। नाना राय और ठाकर वीर सिंह बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहे थे और उन्होंने मेजर की तरफ देखा और जैसे वो एक हैरत इंकिशाफ की तवक्का कर रहे हों। मेजर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा कि ठाकुर साहब, रस्सियों की तरह बटी हुई तरबूजी रंग की पगड़ी, सफ़ेद कुर्ता, पीला पट्टा और कुर्ते के दामन में लगा हुआ गोना चूड़ीदार पजामा,
तिल्लेदार जूती, ये किस खानदान का रन बना था? व्यूकर खानदान का, ठाकर वीर सिंह ने जवाब दिया। और आप तो बड़े यकीन के साथ कह रहे थे कि व्यूकर खानदान का कोई फर्द इस गांव में मौजूद नहीं है। आपके दस्तावेज वाले कमरे में जिस शख्स ने घुसने की कोशिश की वो व्यूकर खानदान का जंगी लिबास पहने हुए था। वो शख्स व्यूकर खानदान का जंगी लिबास पहने हुए था। ठाकर साहब ने हैरत से पूछा। जी हाँ, और वह शख्स अच्छा शमशीर जन भी था और यहाँ अकेला नहीं आया था। अकेला नहीं था? आप प्रदीप ने हैरत से पूछा। नहीं, उनका साथी था और था उसके साथ, उसके पास गिद्ध था, या उसका साथी गिद्ध की बेहतरीन नकल उतार सकता था। और उसका साथी तो कोई हमें भी नजर नहीं आया, पूर्णा बोली। उसका साथी हवेली के करीब नहीं आया था और उसने शायद कुत्ते को मतलूबा कमरे के पास टहलता हुआ देख लिया था। वो बहुत चालाक और होशियार लोग थे और उसके साथी ने दूर खड़े होकर गिद्ध को चीखने पर मजबूर किया या खुद गिद्ध के चीख से मुंह से पैदा की, और इसलिए तो आज रात गिद्ध की चीख पहली चीख से धीमी थी। मैं कुत्ते को चीख की आवाज़ की तरफ लपने के लिए तैयार कर लिया था, इसलिए वो चीख सुनते ही उसकी तरफ दौड़ पड़ा और जिस तरफ से चीख की आवाज़ आई थी कुत्ता अपनी जगह से हट गया तो सिपाही के भेस में चोर ने मैदान खाली पाया और उसे शक तक ना हुआ कि कोई पहरा दे रहा था। वो खिड़की के रास्ते दस्तावेज वाले कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन शायद खिड़की पर टंगा हुआ धागा ज़रा लटक गया और उसे शक हो गया कि उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया है। वो उल्टे पांव खिड़की के रास्ते बाहर निकल गया और मैंने उसे जा लिया था, मगर मैं नहता था और वो एक अच्छा शमशीर जन था। अगर वो अनाड़ी तेज जन होता तो मैंने उसे पकड़ लिया होता। प्रदीप के पिस्तौल और पूर्णा की टारच की मदद से मैं उसकी गोली उसका निशाना बना सकता था और उसे वहीं ढेर कर सकता था, लेकिन मैंने अपने आप पर ज़्यादा भरोसा किया। मैं इस खुशफहमी में मुब्तला रहा कि मैं उसे ज़िंदा पकड़ लूँगा, लेकिन वह छलावे की तरह गायब हो गया। मेजर सांस लेने के लिए रुका और फिर उसने ठाकर साहब की हवेली से मुखातब होते हुए कहा, क्या आप अपने हवेली के नवाही इलाके से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं? क्या मतलब? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस इलाके में कोई सुरंग या सुरंगें तो नहीं जो आपकी हवेली से निकलकर किसी दूसरी जगह जाती हों या और कहीं से शुरू होकर आपकी हवेली तक आती हों? मैं कुछ नहीं कह सकता और मैंने कभी इस बात की खोज नहीं की। क्या आपके पिताजी ने भी इन सुरंगों का कभी जिक्र नहीं किया? नहीं। ये आप क्या पूछ रहे हैं? ठाकर साहब ने पूछा। मैं समझता हूँ कि आपकी हवेली के इर्द गिर्द एक से ज़्यादा सुरंगें हैं या एक ही सुरंग में दाखिल होने के कई रास्ते हैं। आप किस बुनियाद पर ऐसा कह रहे हैं? चोर और उसके साथी सुरंगों ही से निकलकर बच गए, वरना कुत्ता चोर के साथी को ज़रूर पकड़ लेता या उसके असल ठिकाने का पता लगाकर वापस आता। बहरकैफ कल सुबह इस बात का सबूत भी मिल जाएगा कि इस इलाके में सुरंगें हैं या नहीं। मेजर ने कुर्सी पर से उठते हुए कहा, चलिए अब कोई खतरा नहीं, अब हम आराम से सुबह तक सो सकते हैं। मैं खुश हूं कि दुश्मन हरकत में आ गया है। अब हमारा काम आसान और मुख्तसर हो गया है। आज का वाक़या दुश्मन को और ज़्यादा भड़का देगा और वो नए मंसूबे को नाकाम होता देखकर बौखला जाएगा और वह सब अपने अपने कमरे में चले गए। सुबह नाश्ते पर मेजर ने ठाकर साहब से पूछा कि आपके इस इलाके में किस किस खानदान के लोग रहते हैं? यहाँ ज़्यादातर परमान, मिघारन, कालीकर, चौहान खानदान के लोग रहते हैं। मैं अब वसूख से कह सकता हूँ कि यहाँ अब भी व्यूकर खानदान का कोई शख्स नहीं है। मेरे ख्याल में तो वह शख्स व्यूकर खानदान का लिबास पहन कर आया, हमें धोखा देना चाहता था। ठाकुर साहब ने कहा, आप इस बात पर गौर क्यों नहीं करते कि चोर व्यूकर खानदान की तारीख से वाकिफ़ है? अगर ऐसा ना होता तो उसे व्यूकर खानदान का लिबास पहनने की क्या ज़रूरत थी? मैं तो ये समझता हूँ कि चोर व्यूकर खानदान का फ़र्द है और जिसे इस हवेली और उस पूरे इलाके का जोग्राफिया मालूम है। इसका साफ मतलब ये है कि उसके पास अपने ख़ानदान की मुकम्मल तारीख मौजूद है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि एक मुनज़्ज़म तरीके से आपके ख़ानदान से बदला लिया जा रहा है। मेजर के इस इंकशाफ पर ठाकर साहब कांप उठे। घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारी मौजूदगी में दुश्मन अपने इरादे में कामयाब नहीं हो सकेगा। अगर वो मेरे अंदाजे के मुताबिक वाकई बुखला गया है तो वो बहुत जल्द हमारी गिरफ्त में आ जाएगा। अब मैं पूर्णा और नाना राय थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे। प्रदीप आपके पास रहेगा। आपको 1-2 दिन
इस हवेली से कतन बाहर कदम नहीं रखना होगा। उसके बाद मेजर प्रदीप से मुखातब हुआ। प्रदीप, तुम्हें साई की तरह ठाकर साहब के साथ रहना होगा। 40 मिनट के बाद मेजर, पूर्णा और नाना राय गांव के जदीद तरीन स्टोर न्यू रेशन स्टोर पर थे। मेजर ने अपने होंठों पर सिगरेट दबा रखा था। काउंटर के पीछे 40 वर्ष का एक नाटे कद का शख्स खड़ा था और उसका जिस्म बहुत गठीला था। उसकी मूछें स्याह थीं और किनारों पर से फूली हुई थीं। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? उस शख्स ने बड़े शाइस्ता लहजे में कहा। क्या आपके पास हालैंड का पेड़ है? हालैंड का पेपर है? मेजर ने पूछा। पनीर जरूर होगा। और उस शख्स ने गहरी नजरों से मेजर का जायजा लेते हुए कहा। आप हैरान तो होंगे कि गांव की दुकान में पनीर भी मिल जाता है। मैंने ये दुकान खोलकर खसारे का भारी खतरा मोल लिया था, क्योंकि यहाँ अच्छे तालीम याफ्ता जागीरदार घराने हैं। मैं उनकी ज़रूरियात का ख़ास ख्याल रखता हूँ। 1 पाउंड दूँ या 2 पाउंड? 1 पाउंड दीजिए, मेजर ने कहा। और फिर उसने कुछ सोचते हुए पूछा, आपके यहाँ विस्की या बियर तो होगी नहीं? आप तो जानते हैं कि इस इलाके में नशाबंदी लागू है क्या, कि आपको बियर ज़रूर चाहिए। मिल सकती है तो क्या ही बात है। आप पहली बार इस दुकान में आए हैं। मैं आपको मायूस वापस नहीं भेज सकता। मेरे एक दोस्त हैं जो जहाज़ के गोदियों के निगरान अफसर हैं। वो मुझे गैर मुल्की जहाज़ों के कप्तानों से विस्की और बियर ला देते हैं मेरे निजी इस्तेमाल के लिए। मैं आपको बियर की सिर्फ 4 बोतलें दे सकता हूँ। स्कॉच विस्की की सिर्फ 1 बोतल भी मिल सकती है। दे दीजिए, मेजर ने कहा। वो शख्स अंदर गया और कागज़ के थैले में विस्की और कैनोस के थैले में बियर की बोतलें ले आया। अगर आप इजाज़त दें तो थोड़ी सी बियर यहीं बैठकर पी लें। बड़ी खुशी से आप इस मेज़ के गिर्द बैठ सकते हैं। एक कुर्सी कम है, मैं अभी लाता हूँ। नाटे कद का शख्स अंदर से कुर्सी उठा लाया और इतने में मेजर बियर की 2 बोतलें खोल चुका था। नाटे शख्स ने 3 गिलास मेज़ पर रख दिए और दोबारा काउंटर के पीछे चला गया। आपने हमें यहाँ बिना झिझक बियर लेने की इजाज़त दे दी है। ऐसे मालूम होता है कि मकामी पुलिस के साथ आपके अच्छे मरासम हैं। वह शख्स मुस्कुराया और बोला, दुकानदारों को पुलिस से बनाकर रखनी पड़ती है, ख़ास तौर पर दही इलाके में, वरना ये दुकान दिन दहाड़े लूटी जा सकती है। ये तो है। और फिर मेजर संग्राम सिंह ने तीसरा गिलास की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखिए, इत्तेफाक से आपका तीसरा गिलास ले आए हैं क्या? उस शख्स ने पूर्णा की तरफ इशारा करके कुछ कहना चाहा। नहीं, ये नहीं पीती हैं, मेजर संग्राम सिंह ने कहा। अब जब के तीसरा गिलास आ चुका है, थोड़ी सी बियर आप हमारे साथ पी लीजिए। नहीं, मुझे मेज़बान ही रहने दीजिए। इसमें हर्ज ही क्या है, और इस तरह आपकी और हमारी राह रस्म ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। अगर आप मजबूरी करते हैं तो 1 गिलास बियर पी लूँगा और आपकी नवाजिश का शुक्रिया। और जब वो शख्स बियर का निसफ गिलास पी चुका तो मेजर संग्राम ने उससे पूछा, आपने यहाँ दुकान कब खोली थी? 4 महीने पहले। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जूनागढ़ में मेरा घर है। मेरे भाई की वहाँ बहुत बड़ी दुकान है। हम दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। मैं अपने हिस्से की रकम लेकर यहाँ चला आया। अब आराम से गुजर बसर हो रही है। आपने जिस मकान में दुकान खोली है वो हमें कोई बहुत पुरानी हवेली मालूम हो रही है। आपके ख्याल में ये हवेली कितनी पुरानी होगी? इतने में बाहर घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी। मुझे 2 मिनट के लिए माफ़ कीजिएगा। और ये कहकर दुकानदार अकबी कमरे में चला गया। मेजर ने फौरन अपने बियर का गिलास खाली किया और उसे अपने कोट की जेब में डाल लिया और काउंटर के पीछे से एक गिलास उठाकर उस गिलास की जगह रख दिया जो उसने जेब में डाल लिया था। उस कार्रवाई में 2 मिनट से ज़्यादा न लगे और नाना राय और पूर्णा मेजर सिंह की इस हरकत पर सख्त हैरान हुए। और इतने में किसी परिंदे के कड़कड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। जब दुकानदार वापस आया तो मेजर संग्राम ने पूछा, क्या आपने मुर्गियां पाल रखी हैं? नहीं, मेरी बहन ने एक तीतर पाल रखा है। दुकानदार ने अपने बियर का गिलास खाली कर दिया। मेजर उठकर खड़ा हो गया और दुकानदार ने कैश मेमो बना दिया और मेजर ने दाम अदा किए और मुस्कुराते हुए बोला, आपका बेहद शुक्रिया। उम्मीद है कि आपसे मुलाकात होती रहेगी। और वह सब दुकान से बाहर निकल गए। रास्ते में नाना राय ने पूछा कि वो तीतर की आवाज़ तो नहीं थी? नहीं, वो गिद्ध की आवाज़ थी। गिद्ध की आवाज़? नाना राय का मुंह खुला का खुला रह गया। उन लोगों ने गिद्ध क्यों पाल रखे हैं? अपना अपना शौक है, मेजर ने हंसते हुए कहा। यहाँ आकर मुझे यह ख्याल नहीं था कि मैं गिद्ध की आवाज़ सुनूंगा। घोड़े पर शायद उस दुकानदार की बहन आई थी। हाँ, पूर्णा ने कहा, और मैंने उसकी एक झलक देखी थी क्योंकि मेरा रुख बाहर की तरफ था।
आप गिलास उठाकर क्यों लाए हैं? नाना राय ने पूछा। और मैं उसकी उंगलियों के निशानात का रिकॉर्ड अपने पास रखना चाहता हूँ। ओहो, तो क्या ठाकुर खानदान के कत्ल के पीछे इस आदमी का हाथ है? मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, मैं हकायक जमा कर रहा हूँ। ठाकुर वीर सिंह की हवेली की खिड़की पर चोर की उंगलियों के निशानात जरूर होंगे। उन निशानात से इन निशानात का मुआवजा किया जाएगा। मैं प्रदीप को मकामी पुलिस थाना में भेजूंगा। वो उंगलियों के निशानात के माहिर को बुला लाएगा। देखिए क्या नतीजा निकलता है। कल जो चोर आया था उसका कद नाटा नहीं था, पूर्णा ने कहा। वो तो एक ग्रांडियल जवान था। मेरे ख्याल में तो उंगलियों के निशानात का कोई फायदा नहीं। मैंने भी देखा था कि वो दुकानदार जो सिगरेट पी रहा था उससे अपने आप बड़े गौर से देख रहे थे। नाना राय ने कहा। हाँ, मैं ये देख रहा था कि वो किस ब्रांड की सिगरेट पीता है। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि वो कार्क टैड सिगरेट पीता है। आपको खुशी क्यों हुई? आपको याद होगा कि जिस जगह बलराम सिंह की लाश मिली थी उससे कुछ दूर एक पेड़ के नीचे सिगरेट का आध जला टुकड़ा था। वो कार्क टैड सिगरेट ही का टुकड़ा था। मैं अंधाधुंध किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता था क्योंकि ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन मैं इस पर खुश हुए बगैर भी नहीं रह सकता कि दुकानदार जो सिगरेट पी रहा था वो कार्क टैड था। मेजर ने कहा। और आपने शायद एक और बात पर ध्यान नहीं दिया कि उस आदमी ने उंगली में एक सोने की अंगूठी पहन रखी थी और सोने का रंग उस सोने से मुख्तलिफ था जो आजकल बाजार में मिलता है। उस अंगूठी पर एक निशान था, तो एक ख़ास निशान। ऐसे मालूम होता था कि जैसे उस अंगूठी से कभी मोहर का काम लिया जाता रहा था। मुझे अफसोस है कि मैं इस निशान को अच्छी तरह ना देख सका। आपके ख्याल में वो कैसा निशान हो सकता है? व्यूकर खानदान का निशान हो सकता है। बहरहाल अभी वसूख के साथ ये भी नहीं कहा जा सकता। दुकान का नाम न्यूट्रिशन स्टोर है। नाना राय ने कहा। इससे क्या होता है? उस शख्स का नाम कुछ भी हो सकता है, मसलन न्यूट्रिशन व्यूकर, और उसने न्यूट्रिशन व्यूकर को नहीं लिखा होगा। खैर, ऐसी क्यास आराइयों से भी कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। अब वो उस पत्थर के करीब पहुंच चुके थे जहां तक जाकर रात को मेजर का कुत्ता रुक गया था और जिस पर मेजर ने पेंसिल से निशान लगा दिया था। हम यहाँ काफ़ी देर ठहरेंगे। अगर हम अपने मकसद में कामयाब हो गए तो जल्द वापस चले जाएंगे। अब चाहते क्या हैं? मेरा ख्याल है कि यहाँ किसी सुरंग में दाखिल होने का रास्ता है। वो रास्ता हमने ढूंढना है। आप उस पत्थर के गिर्द घूमते रहिए और अपने पाँव पटकते हुए आगे बढ़ते जाइए। अगर आपको किसी जगह ज़मीन खोखली महसूस हो तो मुझे आवाज़ दीजिए। पूर्णा और नाना राय ने मेजर की हिदायत पर अमल करना शुरू कर दिया। अचानक पूर्णा के मुंह से एक चीख निकल गई। मेजर संग्राम सिंह ने उस तरफ देखा। पूर्णा का एक दायां पांव एक गड्ढे में उतर गया था और वो संभलने की कोशिश कर रहा था। मेजर ने दौड़कर पूर्णा का हाथ पकड़ लिया और उसे बाहर खींच लिया। मेरा क्या सही साबित हुआ, यही सुरंग का रास्ता है, मेजर ने कहा। आप मेरा इंतज़ार कीजिए, मैं अभी वापस आ जाऊंगा। मेजर ने उस जगह अपने हाथ से ज़मीन को दबाया जहां पूर्णा का पाँव पड़ने से एक गड्ढा बन गया था। वो ज़मीन में एक तख्ता साबित हुई। तख्ते पर मिट्टी पड़ी हुई थी और उस मिट्टी पर घास उगी हुई थी। मेजर के हाथों के दबाव से वो तख्ता चरचराता हुआ नीचे चला गया। मेजर ने देखा कि उस गड्ढे से सुरंग की सीढ़ियाँ शुरू हो गई थी। मेजर उन सीढ़ियों के रास्ते से सुरंग में दाखिल हुआ और 5 मिनट के बाद वापस आ गया और उसने बाहर आकर उस तख्ते को उठाया जो आसानी से अपनी जगह पर आ रहा। अब कोई पहचान नहीं सकता था कि वो सुरंग में दाखिल होने का रास्ता है। सुरंग बहुत पुरानी है लेकिन अभी ठीक हालत में है। अंदर से पक्की है, इसलिए कीड़े, सांप या किसी जहरीले जानवर की मौजूदगी का वहाँ कोई खतरा नहीं है, मेजर ने कहा। उसने जेब से सिगरेट की डिब्बियाँ निकालकर एक सिगरेट सुलगाया और एक सिगरेट नाना राय को पेश किया। थोड़े तवक़्क़ुफ़ के बाद मेजर ने कहा कि अब सुरंग के उस रास्ते को ढूंढने की ज़रूरत नहीं जिससे चोर गायब हो गया था और उसे फिर कभी ढूंढ लेंगे। अब हमें वापस चलना चाहिए। और वो जब हवेली में दाखिल हुए तो प्रदीप और ठाकुर वीर सिंह बरामदे में कुर्सियों पर बैठे हुए थे। उम्मीद है कि आपने सैर का लुत्फ़ उठाया होगा, ठाकुर साहब ने मेजर को मुखातब करते हुए कहा। हाँ, सैर काफ़ी पुरलुत्फ़ रही। ठाकुर ने अब नाना राय की तरफ देखा जिसने 2 थैले उठाए हुए थे। आप तो बहुत कुछ खरीद कर लाए हैं, विस्की और बियर की बोतलें हैं।